वेलकम अगेन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, जैसे कि आप जानते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ 27 मार्क्स, है ना। अच्छा खासा मार्क्स मिलता है सेक्शन सी और सेक्शन डी से हमें, तो कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में हमें आंसर करना है, राइट। लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट नियर पॉइंट चार्ज Q। तो ये एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आप सब ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन है वो किया होगा, समझा होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जो डेरिवेशंस हैं उनको थॉरोली हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा, आप इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी डेरिवेशंस है सारे, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशंस दीज डेरिवेशंस वुड बी कमिंग एंड दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग फ्रॉम अ चार्ज दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, या कोई रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक लेके आना है अगर आपको, तो कितना वर्क डन किया है आपने पर यूनिट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका, राइट। और कैच क्या होता है इसमें कि आपको ग्रेजुअली लेके आना है ना, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आनी चाहिए आपके जो चार्ज है उसमें, यूनिट चार्ज में, ठीक है, ग्रेजुअली लेके आना है आपको, ठीक है। तो इसका क्या बन जाता है बच्चों, एक डायग्राम बनाना है आपको, जिसको आपको यूनिट चार्ज दिखाना है, उसको बोलना है आपको कि बहुत दूर से या इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो उसको, ठीक है, एक पॉइंट तक जो कि r डिस्टेंस दूर है आपके चार्ज q से, ठीक है। तो चार्ज q जो कि r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट p पे आपको लेके आना है इन्फिनिटी से एक चार्ज को, ठीक है। लेट्स से कि आप x डिस्टेंस पे एक चार्ज लेते हो, क्योंकि आपको डेरिवेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, x डिस्टेंस, ठीक है। और वहां से आपने एक dx डिस्प्लेसमेंट किया छोटा सा, और उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। जैसा कि हम डेफिनेशन वाइज समझ चुके हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो वी नीड टू डिफाइन दैट वर्क, राइट। तो इसको कैसे करेंगे हम, कि हमने सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा k इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो k यानी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q मल्टीप्लाई बाई 1 जो यूनिट चार्ज है हमारा। एक तो हो गया Q चार्ज, एक हो गया 1 या यूनिट चार्ज, डिवाइडेड बाई x², क्योंकि दोनों के बीच का इनिशियल जो गैप है वो हमने कितना लिया है, x लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया। अच्छा, अगर वर्क की बात करें तो इतना फोर्स लगा है इतनी दूर से केवल dx डिस्प्लेसमेंट में, तो f मल्टीप्लाई बाई dx माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, राइट। क्योंकि सेम चार्ज है तो आप समझ सकते हैं रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस अमाउंट का एक छोटा सा dw वर्क आपको पहले डिफाइन करना है, और फिर इस dw वर्क को आपको इंटीग्रेट कर देना है टू फाइंड दैट पोटेंशियल, ठीक है, टू फाइंड दैट पोटेंशियल। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे आप, इन्फिनिटी से r तक, जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। इन्फिनिटी से आप लेके कहां तक आ रहे हैं, r तक, और यही हमारा डेफिनेशन भी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो हेंस हाउ यू कैन ऑब्टेन अ रिजल्ट, k मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई स्मॉल r। एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूनिट चार्ज जो आप लेके आए हैं इन्फिनिटी से, राइट। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला एंड दैट्स हाउ यू कैन डिराइव दिस वन। तो आई होप कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज केवल देखने से ही आपको नहीं आएगा। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये डेरिवेशन करने की कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे। ओके, एक सेमी सर्कुलर यहाँ पे आपको दे रखा है सिस्टम, जिसमें कि 1 2 3 4 5 चार्जेस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं। इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर डिस्टेंस है इन सब में, तो एक फिक्स एंगल भी होगा, जो कि कैच है इस क्वेश्चन का। ओके, इसके अलावा दिया हुआ है आपको कि इनका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम्स, ओके, सारे चार्जेस का। और एक स्मॉल चार्ज है, स्मॉल q विच इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, जो कि आपने केप्ट, इट इज केप्ट एट द सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे रख दिया है इस सेमी सर्कुलर सिस्टम के, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्मॉल q पे इन सारे चार्जेस का जो सिस्टम है उसकी वजह से नेट फोर्स कितना आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम समझ सकते हैं कि इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे बीइंग दे बोथ है सेम पोलैरिटी, हम बोल सकते हैं कि दोनों अगर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में एक F फोर्स आ जाएगा इसकी वजह से, और सेम इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से स्मॉल q पे ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा F फोर्स। नाउ आई थिंक यू हैव गॉटन इट, है ना, कि इन सारे चार्जेस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स इस डायग्राम में ड्रॉ करना है या हमें लिखना है, ठीक है। तो सेम तरीके से इस Q की वजह से यहाँ पे कुछ डायरेक्शन में आएगा F फोर्स, और इस Q की वजह से इसमें आ जाएगा F फोर्स,
ठीक है, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कुछ F फोर्स आ जाएगा। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, सारी वैल्यूज हमने F क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम हमारा सेम है, एक सिमेट्रिक सिस्टम है, कैपिटल Q की वजह से स्मॉल q, यहाँ पे भी कैपिटल Q की वजह से स्मॉल q, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात सबको आई गेस विजुअलाइज हो रही होगी, दिख रही होगी कि सर ये ऊपर वाला F नीचे वाला F सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो कौन सा बचेंगे, ये 3। अब अगर मुझे एंगल मिल जाए इनके बीच का, तो सिंस F बीइंग अ वेक्टर मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ नेट कितना आने वाला है फोर्स, है ना। तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेमी सर्कुलर सिस्टम है अगर, तो ये वाला एंगल तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये पूरा 180 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 90, और अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, सो दिस एंगल नीड्स टू बी 45 डिग्री, है ना। दिस एंगल नीड्स टू बी 45 डिग्री। तो इसके बीच में भी 45 एंगल है और इसके बीच में भी 45 एंगल है, यानी कि टोटल एंगल कितना हो गया इसके बीच में 90 डिग्री का। तो आपको पता है अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनका वेक्टर सम क्या हो जाता है, √2f, ठीक है। इन दोनों का कितना हो जाएगा, √2f, और ऑलरेडी एक f इस डायरेक्शन में है ही सही, तो नेट कितना हो जाएगा आपका फोर्स, √2f प्लस f, यानी कि अगर f कॉमन लेंगे हम तो क्या बनेगा, √2 + 1। दिस विल बी योर नेट फोर्स। नाउ f की वैल्यू निकालना आपको आता ही है, K(Q1Q2)/r² से। आई होप आपको पता है ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q/r² मल्टीप्लाई बाय 1 + √2 न्यूटन, ठीक है। ओके, परफेक्ट। आगे चलते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट वन। यूजिंग किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स कैलकुलेट द करंट I3। एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे हमें, जिसमें कि हमें बोला गया है कि आप किरचॉफ्स लॉज यूज़ कर सकते हैं, ये आपको करना है, KCL KVL विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। हम KCL और KVL को अप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे क्या, करंट I3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि अगर हम इस जंक्शन पे देखें तो यहाँ पे हमें तीनों करंट मिल रहे हैं। ये आपको एग्जाम में मेंशन करना है कि एट जंक्शन बी यू कैन से दैट I1 प्लस I2 ये दोनों मिलके I3 बना रहे हैं, राइट। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, राइट। तो ये तो आपका हो गया किससे, किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। KCL से आपने मिलाया, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। तो आपने एक फर्स्ट लॉ तो यूज़ कर लिया, KCL यूज़ कर लिया। अब आप KVL करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो क्या बोलता है आपको, समेशन ऑफ ΔV = 0 इन अ क्लोज लूप, है ना। सारा जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना है एक लूप में और उसको 0 करना है, समेशन एक पूरे लूप के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लूप बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो लेट्स से हम पहला लूप लेते हैं ABEF, ठीक है। फर्स्ट लूप हम लेते हैं, उसमें आपको KVL लगा के बताते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये कौन सा हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इन लूप कौन सा, ABEF, इसमें हमें लगाना है, ठीक है। लगाते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ये किरचॉफ लॉ लगाने का तरीका है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करें, बिकॉज थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली लगा पाएंगे इसको, है ना। तो कैसे लगाएंगे हम, लेट्स से कि यहाँ से हमारा करंट ओरिजिनेट हुआ होगा, इस दिखा भी रखा है I1 यहाँ पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस सेल का, इस बैटरी का लिखेंगे 33 वोल्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा पोटेंशियल में गेन हो रहा है, तो हमने इस वजह से इसको पॉजिटिव लिख दिया। कन्वेंशन की बात है, आप अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उस कन्वेंशन पे स्टिक करना है आपको, ठीक है। अच्छा, ऊपर गए, अब इस रजिस्टर के थ्रू, 2 ओम वाले रजिस्टर के थ्रू अगर हम देखेंगे तो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, यानी F से A की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव गया होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, ये बात आपको पता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, -2 ओम। अच्छा, 1 ओम भी है यहाँ पे, तो इसको इग्नोर नहीं करना। ये गलती हो जाती है कि हम इसको भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम भी है, तो 2 के साथ 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, -3 I1,
कैसे लिखा, v इक्वल्स टू आई आर से, राइट। प्लस साइन ये इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया। यही कैच है केवीएल का। अब इसको मैं पूरा यूज़ करूँगा सर इस पूरे लूप में। यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है I2, लेकिन हमारा लूप कैसे जा रहा है, ऐसे। लूप का डायरेक्शन क्या है, ये। तो अगर हम लूप में नीचे आ रहे हैं और करंट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से करंट ऊपर आने का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें गेन मिल रहा है पोटेंशियल का, लूप में चलते वक्त हमें गेन मिल रहा है। तो ये साइन क्या होगा आपका, पॉजिटिव। माइनस का आई आर नहीं होगा यहाँ पे, पॉजिटिव का आई आर होगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। अच्छा, I2 तो आएगा, लेकिन R कितना आएगा, 6 नहीं, 6 + 2 8 I2। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी -24 इक्वल्स टू 0, समेशन डेल्टा V इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका KVL। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2I1 + 8I1 + I2 + 11I3, ये कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा। तो बच्चों आपको दोनों लूप में क्या लगाना है, KVL लगाना है, और दोनों की हेल्प से फिर आप निकाल सकते हो I3। कैसे, क्योंकि एक से तो आपका रिलेशनशिप ड्रॉ हो जाएगा I1 और I2 में, और जब आप यहाँ पे पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल और एक ये तीसरी इक्वेशन तीसरे वेरिएबल की, तो आपका आंसर मिल जाएगा I3 का। I3 आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। I3 कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर का सर्कुटल लॉ यूज करके हमें बताना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारा कोई लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पे, जिसमें कि करंट I फ्लो हो रहा है, किसी r डिस्टेंस पे क्या बताना है, कितना होने वाला है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप ये आपको रिमेंबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है, B.dl। अगर यहाँ पे आप एक dl ले लें एलिमेंट और उसके ऊपर आप लगाएं, तो B.dl पूरे उसका सर्कुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू μ0I के बराबर, है ना। ये आपका होता है एम्पियर सर्कुटल लॉ, और इसी को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू μ0I/2πr। अगेन इट्स अ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन जितने भी हैं आपने नोट्स में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप इनको रिवाइज कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम पेपर डिस्कशन में अगर हर डेरिवेशन को थॉरोली करेंगे, इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, ठीक है। तो रादर यू शुड प्रैक्टिस दीज डेरिवेशन बाय अंडरस्टैंडिंग दीज, ओके। अगला चलता है क्वेश्चन। A student records following data for the magnitudes of B axial field at axial points at different distances from the center O of a circular coil of radius A carrying a current I. Okay, verify that the observations are in good agreement with the expected theoretical values of B. Okay, तो आपको एक कंडक्टर की वजह से कंडक्टर पे जो करंट I फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सिस पे, ठीक है, किसी एक्सियल पॉइंट पे। तो क्या हो जाता है बच्चों, μ0/2 IR² प्लस x² की पावर 3/2, है ना। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी x डिस्टेंस पे एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, μ0/2 IR² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, अलग अलग x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे आप इसमें, तो कितना आएगा बच्चों, x की वैल्यू 0 पुट करो, ये हो गया 0, ये हो गया R² की पावर 3/2, यानी कि R³ पर R² है, नीचे R बचा, तो ये क्या बनेगा, एट x इक्वल्स टू 0, ये क्या बनेगा, B0 क्यों लिख रहा हूं मैं, x इक्वल्स टू 0 पे, लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज B0, ये बन जाएगा μ0/2 I इंटू R²/R³। तो R² से R³ कट हो जाएगा, नीचे बनेगा R, यानी कि I/R। अच्छा, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, A। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, A। तो आप बोल सकते हैं कि आपका, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये μ0I/A। तो B0
इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, ठीक है, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट। अब आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करके एक्स की यहाँ पे बी नॉट की टर्म्स में इसको वेरीफाई करना है बेसिकली, यानी कि ये क्वेश्चन है वेरिफिकेशन का, आपको दे रखा है सब चीज़ें, ये वैल्यूज आपको ये फॉर्मूला यूज करके ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब आई होप कर लेंगे आप, x इक्वल्स टू ए पुट कीजिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी तो क्या आएगी निकल के, बी नॉट अपॉन टू रूट टू, ठीक है। बी नॉट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, क्या निकाला था अभी आपने, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, ठीक है, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, ठीक है। ये वैल्यू आप बी नॉट की जगह पुट करेंगे तो आपका वही एक्सप्रेशन निकल के आएगा जो इस फॉर्मूले से आप यील्ड कर रहे हो, ठीक है। सो अगेन वन ऑफ द कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट हाँ इजी क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं, सारी वैल्यूज को आपको एक बार क्रॉस चेक करना है उसमें, ये बात ध्यान रखें। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ 8 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, तो वेलोसिटी तो दे रखी है बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेट से ये है, तो इसके अलॉन्ग चल रहा है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 8 × 10⁻⁷, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया ये, जो कि वाई एक्सिस में है, अगर आप देखें, ठीक है, ये वाई एक्सिस में है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दे रखा है 1.3 × 10⁻³ टेस्ला वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। ओके, तो इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी चार्ज पार्टिकल जो कि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। तो क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स निकालने का, Q × V क्रॉस B, Q × V क्रॉस B, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका जो V क्रॉस B है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V क्रॉस B, सो दिस डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब आप ये जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन में मूव करने लगता है ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। तो हर डायरेक्शन जब भी चेंज करेगा आपका ये आपका सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, विच विल बी इनेबलिंग द पार्टिकल और एन इलेक्ट्रॉन इन दिस केस टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर पाथ का क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे अगर हम समझे, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इसी पाथ का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, mv/qb। तो इसमें q क्या हो जाएगा, e, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, r = mv/qb या eb हो जाएगा यहाँ पे। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से r की वैल्यू, जो आपको पूछी गई है रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.35 मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। स्टडी द डायग्राम शोन इन फिगर। ओके, ऑलराइट। एक आपको यहाँ पे वेव फॉर्म्स दी हुई हैं, कुछ वेव फ्रंट्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन फिगर 12, अ प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, तो हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा होगा सबने, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो आपका सोर्स है, इससे आपका जो वेव फॉर्म होगा, फर्स्ट वाला वेव फ्रंट होगा, उसको आप प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हो यहाँ से। और इसके बाद आप जो बाकी के निकालते हो, कैसे निकालते हो, यहाँ पे रख के और टेंजेंट बनाते हो आप, है ना, आगे की तरफ आप टेंजेंट बनाते हो, ठीक है, इसको सेंटर मान के। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा ABCD, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। EB है क्या साथ में, ABCD, हाँ यही है। और इसके बाद जो अगले आपने टेंजेंट बना के निकाले हैं, यानी कि A', B', C' और D', ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। अ वेव नॉर्मल, अ वेव नॉर्मल क्या होता है, वेव नॉर्मल, दीज लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि आपको क्या बताती हैं, डायरेक्शन। आपका वेव फ्रंट ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रहा है, जिसको आप रे भी बोलते हैं, है ना, रे का डायरेक्शन भी इसी तरह से मिलता है आपको।
ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ये, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो ये क्या क्या हो जाएगा, एस ए ए डैश, एस बी बी डैश, एस सी सी डैश और एस डी डी डैश, ये हो जाएंगे आपके नॉर्मल्स, वेव नॉर्मल्स। ठीक है, तो ये सब आपके लिए लिखे हुए हैं, ये आपको मेंशन करने थे। दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर दिस वन। ओके, आगे चलते हैं। YDSC शो दैट द फ्रिंज विड्थ W is given by this. Okay, ये अलग अगेन इट्स अ डेरिवेशन, सो आई कैन हेल्प यू विद अंडरस्टैंडिंग कि कैसे करना है ये, बट आपको एक बार करना खुद से पड़ेगा ये। YDSC में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह का बनता है। दो हमारी स्लिट्स होंगी बेटा, है ना, दो हमारी स्लिट्स होंगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहाँ पे आपने एक लाइन ज्वाइन करी है। अच्छा, आपका जो स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D होता है, ये पता होना चाहिए आपको, और स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d होता है। अब यहाँ से आपने एक पॉइंट लिया जहाँ पे आपका इंटरफेरेंस हो रहा है लेट से, है ना, और सेंट्रल मैक्सिमा से ये जो डिस्टेंस है YM, ये उसकी क्या हो जाती है, ये जो फ्रिंज है उसकी विड्थ हो जाती है। ठीक है, अब ये ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, पर यहाँ पे हम क्या बात करें, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिंज विड्थ है इसका वैल्यू लैम्डा d/d कैसे प्रूव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ पे हम एक एंगल बनाएंगे थीटा, तो एक टेन थीटा और साइन थीटा में आप वैल्यू निकाल सकते हो। टेन थीटा हो जाएगा ये आपका YM/D, और साइन थीटा हो जाएगा, सिंस ये भी एंगल थीटा है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा P/H, तो BN/AB, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है m λ/d के। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आपके फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ये हम थॉरोली डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस डिस्कशन में, क्योंकि डेरिवेशंस जो है आई होप आपने एक बार करे हुए हैं सब। ठीक है, और नहीं करे हैं तो आप एक बार गो थ्रू करें, एक बार आप खुद के हाथ से इसको प्रैक्टिस करें आफ्टर ऑब्वियसली रीडिंग इट इन अ क्लास। विद रेफरेंस टू द लेंस मेकर फॉर्मूला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, apply the formula of refraction at a single spherical surface to refraction at a first spherical surface, second surface, और इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ ऑफ लेंस का एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, ये अगेन डेरिवेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये हम रेयर टू डेंसर जाते हैं तो ये वाला यूज़ करते हैं, डेंसर टू रेयर जाते हैं अगर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, μ2/u माइनस μ1/v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो ये दोनों का यूज़ करके आपको एक डेरिवेशन करना है आपका जो लेंस है उसका लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के लिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है लेट से, यहाँ पे यहाँ पे जो है इसने इंसिडेंट किया। ठीक है, और इस इंसिडेंस के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगा बेटा। ठीक है, इस सरफेस से कुछ रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट वाले से, और फिर अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये लाइट कुछ इस तरह से चली जाती, लेकिन सिंस सेकंड सरफेस भी है तो इसकी वजह से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो हमें दो इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, दो इमेजेस मिल जाएंगी, एक v' एक v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u है ही सही। अच्छा, दो कर्वेचर भी होंगे r1 एंड r2, दो अलग अलग कर्वेचर्स भी होंगे, तो विद हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज यू कैन कैलकुलेट और यू कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन, और फिर दोनों को कंबाइन करके आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं 1/f। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एक बेटर वर्जन, 1/f इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ऑल द डेरिवेशंस दैट आर मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप इसको खुद से डिराइव नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला करते हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज डिटेल्स ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिटेल्स करनी, क्योंकि आपको स्टडी है ना, डिटेल्स करनी है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मोर एफिशिएंट, राइट? सो यू विल बी नीडिंग दैट। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके
थ्रू आपको बताना है स्मॉल अपराइट ऑब्जेक्ट इमेज लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, दो केसेस। तो आप आई होप आपको पता होगा इसका डायग्राम कैसे बनता है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस हम लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, वहां से हमने एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करी, एक ऑप्टिकल लेंस से पास करी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, तो ये एक पॉइंट पे हमें इमेज बना के देता है दोनों, और फिर ये जो आपका इमेज है इस वाले का, वो इसके लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। और इसके थ्रू फिर आप एक इमेज निकाल सकते हो इस आईपीस के थ्रू भी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑब्टेन दीज टू आंसर्स। ये डायग्राम आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करें, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने का। ये डायग्राम आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये कैसे बनी है इमेजेस, ठीक है। तो एक बार खुद से जरूर ड्रॉ करके देखें। चलिए, इन अ हाइड्रोजन एटम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ओके, एंड अ फोटोन इज एमिटेड। तो आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है आपकी, वहां से आप ग्राउंड स्टेट में आपका जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया, ओके, एंड फोटोन इज एमिटेड। और ऑब्वियसली हमें पता है कि फोटोन कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंप्ड और चेंज इट्स एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो कुछ फोटोन रिलीज होगा। दिस फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यही फोटोन को हमने यूज किया है इंसिडेंट करने के लिए किसी मेटल सरफेस पे, जिसका हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब जो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को इंसिडेंट करके इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, ये आपको एक सिचुएशन में ट्रैवल करा रहे हैं, ठीक है। पहले सिचुएशन में आपको बताया कि फोटोन कैसे निकले, ताकि आपको उससे एनर्जी कैलकुलेट करवा सकें। जैसे ही आपको फोटोन मिल गए, उस फोटोन्स को आपको इंसिडेंट करवाया किसी मेटल सरफेस पे, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकें। और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जिसपे कि आपके हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब चल रहा होता है, फोटो करंट अगर ड्रॉ हो रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको भी आप रोक दो, ऐसा आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दो अक्रॉस द सर्किट, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो आपको निकालना है। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता होंगी तब आप इस प्रॉब्लम को या ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आपको कॉन्सेप्चुअली आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए भाई करते हैं सॉल्व इसको। तो ये जो एनर्जी या जो फोटोन निकला है, इसको कैसे लिखते हैं हम, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस एच न्यू नॉट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी नॉट एच न्यू नॉट, इट्स ई वी नॉट, माई बैड, ई वी नॉट, ठीक है। इसमें वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका, तो ये बन जाएगा आपका ई माइनस ई वी नॉट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, ठीक है, या फिर ई माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू ई वी नॉट, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो अब आपको क्या निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा कैसे निकालें इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में गया है तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यूज जो है एनर्जी लेवल्स की हमें पता होनी चाहिए। तो अब इससे इसमें गया है तो डेल्टा ई जो एनर्जी का चेंज आया है वही तो आपका इंसिडेंट जो एनर्जी है या फोटोन है उसके एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है या उसकी जो एनर्जी बना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, -3.4 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा तो ई वी नॉट इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट, में डब्ल्यू नॉट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दी हुई है कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ई आपने अभी अभी निकाला कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ गया 10.2 माइनस 2 यानी कि 8.2 वोल्ट। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये ई वी नॉट था, तो ई से तो ई कट हो जाएगा और वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कितना आ जाएगा 8.2 वोल्ट। आई होप समझ में आया होगा सबको ये वाला भी। आगे चलते हैं, ओके। डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, n phi इक्वल्स टू Li, ओके।
एन फाई इक्वल्स टू एल आई, तो यहाँ से आपका एल आ जाएगा एन फाई बाई आई, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें आप ये बोल रहा है कि एक एसी सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 200 बाई पाई हर्ट्ज अप्लाइड अक्रॉस कॉइल। ओके, फॉर ईच वैल्यू ऑफ वी आई इन द टेबुलेशन इवैल्यूएट इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तो आप जानते हैं क्या होता है, एल, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आप जानते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका होता है एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, राइट, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। यस सर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है, यानी ओमेगा एल की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है, V इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। तो एक्सएल क्या हो जाएगा? V बाई आई। यस सर, तो सबसे पहले तो V और I जो हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, परफेक्ट। तो V बाई आई कितना हो जाएगा? 3 बाई 0.5, इट इज नथिंग बट 6 ओम। 6 बाई 1 ये भी हो जाएगा 6 ओम, और 9 बाई 1.5 ये भी हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू किसकी निकली है? ओमेगा एल की। अब सिंस मुझे ओमेगा एल की वैल्यू पता है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई ओमेगा मेरा यहाँ पे एल नहीं आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई ओमेगा मेरा इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का? यही तो निकालना है मुझे, तो ओमेगा निकालना है मुझे बस। तो ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? ओमेगा होता है 2 पाई एफ, इसको रब कर देते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और एफ दिया हुआ है 200 बाई पाई, तो इसको यूज करते हैं। 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? ओमेगा 400। ओमेगा क्या आ गया? 400। इस 400 को यहाँ पुट करें, 6 बाई 400, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन का 0.15, 0.15, 0.015 एंड 0.015 हेनरी। ये सारी आपकी वैल्यूज आ गई हैं किसकी? सेल्फ इंडक्टेंस की या एल की, ठीक है, परफेक्ट। If a DC source be connected to the same coil, what would be the value of inductive reactance? Inductive reactance DC source में जीरो वैल्यू है ना, AC सोर्स पे वर्क करने वाली चीज़ है इंडक्टर। तो आपका DC सोर्स आप लगा दोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? जीरो। कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, पता होनी चाहिए आपको। अगला सवाल करते हैं। 3 students XYZ performed an experiment for studying the variation of AC with frequency in series LCR circuit। LCR सर्किट के केस में एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड ऑब्टेन्ड द ग्राफ एज शोन बिलो। एक ग्राफ बनाया, 3 अलग अलग बच्चों ने XYZ, तीनों का अलग अलग ग्राफ है, उनके ही नाम से XYZ, ठीक है। ये है आपका इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। ऑब्टेन ग्राफ शोन बिलो, दे ऑल यूज AC सोर्स ऑफ द सेम EMF एंड इंडक्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु यूज्ड मिनिमम रेजिस्टेंस? ओके, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस ग्राफ से आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर आप कैसे लिखते हैं? क्यू फैक्टर आप लिखते हैं 1/R इन एन LCR सर्किट। अगर आप लिख रहे हैं तो ये होता है √L/C, ठीक है, √L/C, ये होता है आपको क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग और क्या होता है कि जितना आपका ये ग्राफ है I वर्सेस V, I0 वर्सेस F0 का जो ग्राफ है आपका, वो जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना कन्फाइंड होगा, उतना क्वालिटी फैक्टर बेटर होगा। जितना ये फैला हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उतना क्वालिटी फैक्टर कम होगा। तो अगर इस वाले की बात करें X की, इसके केस में क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, सबसे कन्फाइंड है ये। तो अगर इसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से सबसे कम होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया मुझे। क्या हो जाएगा बच्चों? हु यूज्ड मिनिमम रेजिस्टेंस? X। जो स्टूडेंट X है उसने सबसे कम रेजिस्टेंस यूज किया है। इन विच केस विल द क्वालिटी फैक्टर बी मैक्सिमम? ये भी हम निकाल चुके हैं। कौन सा? X। अगेन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? X, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट डिड द स्टूडेंट्स कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ इम्पिडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको ये पता होना चाहिए, कंडीशन है तो इम्पिडेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है।
इम्पिडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। रेजिस्टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि सारे और भी रेजिस्टेंस हैं, तो इसलिए आप ओमिक रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ करेंगे तो क्लैरिटी होगी आपके एग्जाम में ना, बेटर आपका आंसर जो है वो डिस्प्ले होगा। एन आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस, एक अगला क्वेश्चन है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। An ideal capacitor is connected across 220 volt 50 Hz and 220 volt 100 Hz supplies. Find the ratio of current flowing through it in two cases. अच्छा, कैपेसिटर की बात हो रही है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब AC की बात हो रही है, तो हम लिख सकते हैं XC क्या होता है, XC क्या होता है बच्चों, दिस इज 1 by ओमेगा C, दिस इज 1 by ओमेगा C। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाल लें करंट के साथ में, अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाल लें करंट के साथ में, तो हम क्या बता पाएंगे कि करंट फ्लोइंग जो है इन दोनों केसेस में वो किस रेशियो में है। आप समझ रहे हैं, अप्रोच समझिए, करंट बताना है, करंट का रेशियो I1 by I2, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, V दे रखा है और F दे रखा है, V दे रखा है सर और F दे रखा है, ठीक है। अब V के बेसिस पे तो मैं बता नहीं सकता करंट का, है ना, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। F के बेसिस पे देखते हैं, अगर मैं बता सकता हूं तो बेसिकली मुझे एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना पड़ेगा करंट के साथ। कैसे करूंगा मैं, कैसे करेंगे हम ये, आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू XC, जी सर, तो V बाई XC क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा, बहुत बढ़िया। XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C, ध्यान से समझिएगा इसको, XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 1 बाई ओमेगा C, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, तो यहां पे जब मैं 1 बाई ओमेगा C रखूंगा तो ओमेगा तो ऊपर चला जाएगा, ओमेगा C तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ओमेगा के। अच्छा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, यानी I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के भी, I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के भी, फ्रीक्वेंसी के भी। यानी मैं बोल सकता हूं कि सर I1 अपॉन I2 की बात अगर आप करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि वो F1 अपॉन F2 के इक्वल होगा। तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, F1 अपॉन F2 विच इज 50 डिवाइडेड बाई 100 हर्ट्ज, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2। So that's how you can obtain this one in a capacitor. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टडी द ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ है, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। 3 रीजन आपको दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पे, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बताना है कौन सा रीजन कॉरस्पॉन्ड करता है न्यूक्लियाई प्रोन टू फिजन। फिजन का क्या मतलब है, टूटना, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है एलिमेंट्स में टूटना। तो टूटेगा कौन, जो बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये वाला रीजन आपका फिजन करा सकता है। तो रीजन नंबर सी इज योर आंसर फॉर दिस वन। रीजन नंबर सी, न्यूक्लियाई प्रोन टू फ्यूजन। फ्यूजन यानी जुड़ना, तो जो छोटे एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, यानी रीजन ए की बात कर रहा है ये। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई तो आपको पता है रीजन बी में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आयरन Fe जो होता है, ये पता होगा आपको का। इसका जो स्टेबिलिटी वाइज देखें हम, बाइंडिंग न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और वर्सेस मास नंबर के ग्राफ में, तो Fe आपका जो होता है वो मोस्ट स्टेबल माना जाता है। तो रीजन बी वुड बी योर आंसर फॉर दिस वन। सो CAB सॉरी, दैट वुड बी योर आंसर। अगला करते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अल्फा पार्टिकल, ओके, कहानी दी हुई है पूरी, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट मोमेंटरली व्हेन होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने लगती है, ठीक है। आपको बताना क्या है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ने का मेन जो मकसद है वो ये है कि हम पता कर पाएँ कि हम इसको इसमें हमें सॉल्व क्या करना है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है R0 के लिए, ठीक है। R0 के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो इसको करते हैं बच्चों। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी होती है K इंटू Q1 Q2 अपन R, ठीक है। तो Q1 जो आपका हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ZE, और Q2 जो हो जाएगा आपका वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2E। अगर आप ध्यान से समझे, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 2E आपका है अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है।
और Z क्या है आपका गोल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में यही करते हैं ना, बॉम्बार्डिंग। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप इस तरह से लिख सकते हो 2Z/2E/R0। ये R0 आपको डिफाइन करना है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अच्छा ये कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ये जो है एनर्जी का क्या हो रहा है, कन्वर्जन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या बन जाएगा आपका, K इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2ZE² R0 तो इस फॉर्मूले को यूज करके नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R0। Z की जगह क्या रख देंगे आप, 79 एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियाई। ओके, रिमेनिंग एवरी वैल्यू इज गिवन, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट R0 इन द टर्म्स ऑफ देम। ठीक है, K की टर्म्स में निकालना है आपको, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में निकालना है, ये बात आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ऑलराइट, एक फिगर दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे। उसमें आपको एक एटम है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, दिस एनर्जी एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। what wavelength of radiation is needed to excite the atom energy to level E2 to E1? E2 से E1 जाने के लिए कौन सी वेवलेंथ लगेगी, तो hc/λ इक्वल्स टू डेल्टा E, ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। आई होप ये पता होगा सबको फॉर्मूला। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। व्हाट वेवलेंथ, डेल्टा E आप निकाल सकते हैं यहाँ से, डिफरेंस इन दोनों का। ठीक है, hc की वैल्यू आपको पता ही होती है क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये hc/λ इक्वल्स टू डेल्टा E। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34, c की वैल्यू 3 × 10�8 स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपको निकालना ही है। E2 - E1 आपने क्या निकाला, 1.78 - 0, 1.78 - 0 एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप। अच्छा, यहाँ पे रुकना नहीं है, मल्टीप्लाई भी करना है इसको 1.6 × 10⁻19 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ये, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 1.6 × 10⁻19 से। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी कुछ, ये सॉल्व करेंगे आप इसको 6.952 × 10⁻7 मीटर्स में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये करना ना भूलें, अगर आप ई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको तो आपकी वैल्यू का यूनिट अलग आएगा जो आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोर की थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, n क्या होता है, कौन सा आपका लेवल की बात हो रही है, कौन सा आपके ऑर्बिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड बोर ऑर्बिट, तो n क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2h/2π। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 2h/2π, 2 तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो h/π वुड बी योर आंसर। h की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, आप पुट कीजिए 6.6 × 10⁻34 h हो गया, 3.14 पाई हो गया, एंड दिस वुड बी योर आंसर इन जूल सेकेंड, ठीक है। ओके, परफेक्ट। रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट, ओके, रेडियस जो होता है बोर ऑर्बिट का वो होता है 0.529/r⁵, सॉरी हाँ, आपका होता है ये r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा और भी काफ़ी टर्म्स होते हैं इसमें, आपने अगर पढ़ा हो तो, बट हमको वो इग्नोर करने क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्पज से आप ऐसे लिख सकते हैं बोर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है r²। थर्ड ऑर्बिट के लिए तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 9, तो ये आप आंसर निकाल सकते हैं आपके रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो बच्चों इसमें हमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है। एक आपको बताया हुआ है सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड, है ना, और इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है आपको यहाँ पे। एक एलईडी इज मेड अप ऑफ पी टाइप, अब एलईडी के बारे में बात हो रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि एलईडी में हम यूज़ कैसे कर रहे हैं उसको वो बताया गया है। और लास्ट में बोला गया है कि IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी बल्ब इज गिवन बिलो। करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप या एक हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ये जो आपको 3 केसेस दिए हुए हैं, ये तीनों का मेंशन ढंग से नहीं किया कि किसका वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें मैक्सिमम एनर्जी गैप या मिनिमम एनर्जी गैप, तो
उसके लिए हमें चाहिए रहेगा कि हमारा वेवलेंथ क्या है ना, कौन सी वेवलेंथ का कौन सा आपका जो है वो रेडिएशन है, ठीक है। तो अब नहीं पता स्पेसिफिक वेवलेंथ, कलर के हिसाब से यहाँ पे दी हुई होती, जैसे रेड और वॉयलेट दिया हुआ होता तो मुझे पता होता कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसका एनर्जी गैप कम हो जाएगा, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है तो उसका एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा। पर यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट भी आपका पेपर आया है, तो आप यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है 3 और 1 वो मार्क कर सकते हैं। बट हाँ, अगेन इट विल completely डिपेंड ऑन द कलर और द वेवलेंथ टू फाइंड द एनर्जी गैप। E is the energy the incident of the incident photon and Eg is the energy gap which is produced across the depletion layer. What will happen in the following cases? Okay, अब ये आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी गैप क्या होता है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है पैराग्राफ में, अगर नहीं पता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि अगर 3 केसेस हैं आपके पास तो क्या क्या होगा। तो जब E ग्रेटर देन Eg होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब यहाँ पे आंसर अगेन इसका जो है फोटोन की टर्म्स में दे रखा है, बट आप इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देना प्रेफर करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम ये एनर्जी गैप्स डिफाइन करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो वैलेंस बैंड है उससे कंडक्शन बैंड में एक्साइट होकर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, अगर E ग्रेटर देन Eg आप प्रोवाइड करें और उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा ही एनर्जी रहती है तब भी, है ना। E इक्वल्स टू, ये आप लिखना है आपको ये आंसर में, है ना, कि आपका जो वैलेंस बैंड है उससे कंडक्शन बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन चला जाता है अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर जाए तो, और उसके बाद स्टिल कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है। सेकंड केस में एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी होती है कि ये V से C चला जाए, है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाए, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती इसके पास। और E लेस देन Eg में तो वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, है ना। ये कुछ केसेस हैं जो कि आपने सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करके आने हैं, इसको थॉरोली लिख के आना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका पेपर हुआ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका जो भी पेपर है उसको आप एक बार खुद से भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।